हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जोहार। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से नहीं आते, बट फिर भी कभी कभार एक आध सवाल आ जाता है, तो उस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं और वो है आपका लोकल गवर्नेंस सिस्टम यानी स्थानीय शासन प्रणाली। और यह स्थानीय शासन प्रणाली, दरअसल इसमें हम दो चीजों के बारे में मुख्य तौर पर बात करेंगे। एक आपका होगा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामीण शासन प्रणाली, ठीक है। और एक होगा आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी जिसको हिंदी में कहा जाएगा आपका शहरी शासन प्रणाली। तो इन दोनों ही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। और थोड़ी सी लंबी क्लास जाएगी, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से प्यार से चीजों को समझेंगे ताकि एग्जाम्स में आने वाले सवालों को आप आसानी से डील कर सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मेरा नाम है उदित कुशवाहा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम सरकार की संरचना की बात करते हैं, यानी अगर हम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे या सबसे टॉप लेवल पे देखिएगा केंद्रीय सरकार आती है, यानी जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। उसके नीचे राज्य की सरकारें आती है और उसके नीचे स्थानीय सरकारें आती है। स्थानीय सरकारों में देखेंगे तो दो हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। एक है आपका कौन सा, पंचायत या पंचायती राज जिसको कहते हैं, और एक है आपका शहरी शासन प्रणाली जिसको हम लोग नगर पालिका के रूप में देखते हैं। नगर पालिका के रूप में देखते हैं। हालांकि थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए आपको जो है ये प्रॉपर आपको दिखाई नहीं देगा, बट इतना तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसा करते हैं, ठीक है, ऊपर में मैं लिख देता हूं। एक आपका है कौन सा, पंचायत, जो कि ग्रामीण शासन प्रणाली के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और दूसरा आएगा आपका कौन सा, नगर पालिका, जो कि शहरी शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। शहरी शासन प्रणाली के अंतर्गत आएगा, है ना। ग्रामीण शासन प्रणाली की बात करते हैं तो इसमें तीन स्तर देखने मिलते हैं, यानी 3 टियर सिस्टम आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले अगर आप जिला स्तर पर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको मिलता है कौन सा, जिला परिषद, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखेंगे तो जिला परिषद। अगर हम ब्लॉक लेवल पे देखते हैं यानी प्रखंड स्तर पर देखते हैं तो हमें पंचायत समिति, और विलेज लेवल पर देखेंगे, ग्राम स्तर पर देखेंगे तो हमें देखने मिलता है ग्राम पंचायत। वहीं अगर हम बात करेंगे साथियों, ये जनसंख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो जो है, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है, सामान्यतः 5 लाख से ज्यादा होती है, वहां पर म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है नगर निगम, नगर निगम, ठीक है। वहीं अगर हम 20,000 से लेकर के 50,000 तक की जनसंख्या देखते हैं, ठीक है, मतलब जो है आपका 20,000 से ज्यादा अगर होगा पॉपुलेशन, ठीक है, 20,000 नहीं कह सकते आप उसको, जो है 5 लाख से कम और 50,000 से ज्यादा अगर पॉपुलेशन होगा तो वहां पर क्या होगा, आपका म्युनिसिपल काउंसिल होगा, यानी नगर परिषद होगा, नगर परिषद होगा। और अगर हम बात करेंगे कि जो है आपका 20,000 से ज्यादा होगा लेकिन 50,000 से कम होगा तो वहां पे नगर, सामान्यतः ऐसे कुछ जगह पे डेफिनेशन आपको देखने मिलेंगे, वहां पे होगा नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है, बट ये अलग अलग जगह पे राज्य सरकारों के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसके गठन का प्रावधान किया गया है। तो राज्य सरकार अपने हिसाब से इसके गठन को लेकर के जो है आपका नियम बना सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा आपका, ठीक है, इनके जो है संवैधानिक प्रावधान के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चूंकि पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका जो व्यवस्था है, इसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
संशोधन अधिनियम 1993, हालांकि 1992 में आया था, लेकिन इसको जो है राष्ट्रपति का जो स्वीकृति मिला वो 1993 मिला, तो 93 याद रख सकते हैं। इसके तहत दिया गया संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसे हम लोग भाग 9 के नाम से जानते हैं, और जिसमें 243 से लेकर 243 ओ तक के प्रावधान, यानी अगर आप देखेंगे टोटल 18 अनुच्छेद जोड़े गए। 18 नहीं होगा, 243 ओ है ना, तो 15 16 हो जाएगा। टोटल जो है आपका 16 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए, ध्यान रख लीजिएगा। लागू कब किया गया? 24 अप्रैल को, और इसलिए हर एक साल 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं हर एक साल, कब? 24 अप्रैल को। ठीक है, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसे हम लोग कहते हैं आपका अनुसूची 11। ठीक है, और इस अनुसूची 11 में टोटल 18 विषय 29 विषय दिए गए। ठीक है, जिस पर जो है आपका पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी किस में पढ़ा होगा? जो पॉलिटी है उसमें आपने पढ़ा होगा। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं तो ये भी जो है आपका 1992 में लाया गया था, लेकिन 1993 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। संविधान संशोधन अधिनियम 1993। संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसको भाग 9A के रूप में जानते हैं, या 9 कह सकते हैं, और 243P से लेकर के 243ZG तक के प्रावधान जो है शामिल किए गए। ये लागू हुआ 1 जून 1993 को। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे कि 1 जून को जो है आपका जो है म्युनिसिपल डे के रूप में मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम संविधान में एक नई अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची 12 जोड़ी गई, और इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को टोटल 18 सब्जेक्ट दिए गए जिस पर जो है आपका कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरीके से कानूनी दर्जा दिया गया, और हालांकि जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया कब? 1993 में। ठीक है, तब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले झारखंड में इसको लागू करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है जिसको झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 के नाम से जानते हैं। यानी जो है सिंपली आपने JPRA जरूर सुना होगा। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछा दिया जा सकता है, तो JPRA यानी झारखंड पंचायती राज एक्ट के बारे में बात की जा रही है। लागू कब हुआ साथियों? 23 अप्रैल 2001 को 3 टियर सिस्टम को ही लागू किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि वही जो है आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर देखेंगे तो जिला परिषद, प्रखंड या ब्लॉक लेवल पर बात करते हैं पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, हिंदी में भी पंचायत समिति कहते हैं और इंग्लिश में भी पंचायत समिति ही कहा जाता है। और विलेज लेवल पर, ग्राम स्तर पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें ग्राम सभा देखने को मिलता है, या आप इसी को ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं। ग्राम पंचायत सामान्यतः कहा जाता है। तो जो 3 टियर सिस्टम है जिसे जो है लगभग पूरे भारत में लागू किया गया है। हालांकि कुछ राज्यों में आपको 2 टियर सिस्टम और कुछ राज्यों में आपको 4 टियर सिस्टम भी देखने मिलेगा। तो झारखंड में आपको ध्यान रख लेना है 3 टियर सिस्टम को ही जो है लागू किया गया है, जो कि आपने वो बलवंत राय मेहता समिति का नाम जरूर सुना होगा जिन्होंने रिकमेंडेशन किया था। आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण का प्रावधान है, और ये आरक्षण किसके रूप में देखने मिलेगा? तो जनसंख्या के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ये जनसंख्या के अनुपात में देखने को मिलेगा। जनसंख्या के अनुपात में ये रिजर्वेशन का प्रोविजन है। फॉर ST इन नॉन नोटिफाइड एरिया 80%, यानी जो अधिसूचित क्षेत्र है। ठीक है, अब ये अधिसूचित क्षेत्र क्या होता है? तो याद रख लीजिएगा 2007 में, है ना, 2007 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नोटिफाइड यानी अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा की गई, और ये अधिसूचित क्षेत्र झारखंड के, ठीक है, कितने? 13 + 3, 13 जो पूर्ण रूप से और 3 जो आपका आंशिक रूप से
जिलों को शामिल किया गया है। और वहीं अगर हम नॉन नोटिफाइड एरिया की बात करते हैं तो जो इसमें शामिल नहीं है उनको क्या कहा जाएगा, नॉन नोटिफाइड एरिया कहा जाएगा, यानी गैर अधिसूचित क्षेत्र कहेंगे। तो जो गैर अधिसूचित क्षेत्र हैं साथियों, ठीक है, उसमें अगर आप देखिएगा गैर अधिसूचित क्षेत्रों की बात करेंगे तो इसके अलावा जो जिले आ जाएंगे वो शामिल हो जाएंगे। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिसूचित क्षेत्र में कितना है, 80% है, जबकि जो आपका गैर अधिसूचित क्षेत्र में देखिएगा तो 50% है, और महिलाओं के लिए जो आपका 50% का प्रोविजन किया गया है। और ये 2015 में इसमें जो आपका अमेंडमेंट करके किया गया, ठीक है, कब 2015 में अमेंडमेंट करके ये प्रावधान कर दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्या करनी है, याद रख लेनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वो नोटिफाइड एरिया यानी जो है अधिसूचित क्षेत्र कौन कौन से हैं, डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 2007। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, रबदा एंड बकोरिया पंचायत ऑफ पलामू, भंडरिया ब्लॉक ऑफ गढ़वा एंड सुंदर पहाड़ी एंड बैरिजोर ब्लॉक ऑफ गोड्डा, ये सारे के सारे किस में आते हैं, नोटिफाइड एरिया में आते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो है आपका एसटी आबादी आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। तो सिंपली आपको ध्यान रख लेनी है कि जैसे अगर हम पलामू डिवीजन में जाते हैं तो जो है आपका एक जिला पूरी तरह से है, दैट इज लातेहार, बाकी 2 जिले आंशिक रूप से है। संथाल परगना में जाते हैं तो उसमें जो है आपका गोड्डा जिला आंशिक रूप से, ठीक है, और बाकी जो है देवघर को पूरी तरह छोड़ दीजिए तो बाकी सारे जिले इसमें शामिल हैं, ठीक है। वहीं साउथ छोटानागपुर के सभी जिले शामिल हैं, और जो आपका जो कोल्हान डिवीजन है उसके भी सारे जिले इसमें शामिल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं, तीन तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को झारखंड में लागू किया गया है। अगर हम बात करते हैं लेवल की, तो लेवल जो है आपका जैसे इधर देखिएगा लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और इधर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, तो विलेज लेवल पर क्या होगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। नंबर कितनी है, 4345 ग्राम पंचायतों की संख्या है। पंचायत समिति चूंकि ब्लॉक लेवल पर होता है, 264 ब्लॉक है तो इस तरीके से 264 पंचायत समिति मिलेगा। और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, 24 जिले हैं और इस तरीके से 24 आपको जो है जिला परिषद देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल हेड जो मुखिया कहलाते हैं, यहाँ पर प्रमुख कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर क्या कहलाते हैं, प्रमुख कहलाते हैं। और यहाँ पे चेयरमैन जो है उसको क्या कहा जाता है, हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं। तो आपने सुना होगा जिला अध्यक्ष का नाम, है ना, जिला अध्यक्ष। इलेक्शन की बात करते हैं तो जो है मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि ये दोनों चुनाव कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, है ना, कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इस वाले से आप समझिए कि आपका ऑलमोस्ट जो है आपका 90% क्वेश्चंस बन जाते हैं इस वाला जो है केवल टेबल से। टर्म सबका 5 ईयर्स का होता है, यानी इसको हम लोग कार्यकाल कहते हैं। कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का होगा, ध्यान रख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होते हैं प्रशासनिक प्रमुख, जो कि राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है, ठीक है, और राज्य सरकार के द्वारा ही उसके वेतन और भत्ते जो है निर्धारित किए जाते हैं। तो प्रशासनिक प्रमुख की बात करते हैं तो पंचायत सचिव कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है, पंचायत सचिव के रूप में जानते हैं, ठीक है, पंचायत सचिव कहते हैं। वहीं अगर आप देखिएगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको बीडीओ के नाम से जानते हैं, और डीडीसी यानी जो है आपका डिप्यूटी डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, उप विकास आयुक्त के नाम से जाना जाता है। और सबकी नियुक्ति जो है आपका किसके द्वारा होगा, राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है साथियों, ध्यान रख लेनी है, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाइए ग्राम पंचायत, जो कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निम्न इकाई मानी जाती है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो है सबसे जो प्रमुख जो अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं यही है। तो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निम्न इकाई है ये, राइट, सबसे निम्न इकाई है, ध्यान रख लेनी है। गठन आपसे पूछा जाता है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। झारखंड में कुल 4345 ग्राम पंचायत हैं,
ठीक है। और ग्राम पंचायत सदस्यों के चयन जो है किसके द्वारा होता है, प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक। ध्यान रख लीजिएगा, ग्राम पंचायत का गठन 5000 की जनसंख्या पर एक, लेकिन उसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो 500 की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ग्राम पंचायत में सामान्य तौर पर कितने, तो 5000 क्या है आपका जो है 5000 एक तरह से पॉपुलेशन है, क्योंकि 5000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगा और 500 की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, यानी जो है आपका कितने हो जाएंगे, 10 सदस्यों का निर्वाचन होगा। सामान्य तौर पर ये लिख दिया गया है, लेकिन आप देखिएगा तो इसमें जो है आपका ठीक है कमी और वृद्धि देखने को मिलेगा। वेल, ये एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, हालांकि ये लगा दिया है ताकि आपको थोड़ा ये लगा रहे कि हाँ चलो हम पंचायत के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब आते हैं मुखिया। मुखिया कौन होता है दोस्तों, ये ग्राम पंचायत का जो है राजनीतिक प्रमुख होता है और ये ग्राम पंचायत का प्रधान कहलाता है। याद रख लीजिएगा कौन, मुखिया। और इसका सहायक होता है कौन, उप मुखिया। ध्यान रखेंगे कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव जिसको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, तो ग्राम पंचायत मेंबर्स बाय 2/3 मेजोरिटी, यानी अगर उसको जो है ग्राम पंचायत के मुखिया को 5 साल से पहले अगर उसको हटाना हो तो ग्राम सभा के जो कुल सदस्य होते हैं उसकी 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके जो है इसको हटाया जा सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा ये फुलेरा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रमुख के हस्बैंड थे ये, हालांकि जो है ठीक है ये दोनों साथ में एक साथ रहते थे क्योंकि ये उप प्रमुख हैं और ये जो आपका प्रमुख के हस्बैंड हैं, लेकिन प्रमुख की भूमिका यही निभा रहे थे। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ठीक है ग्राम पंचायत का प्रमुख भी होता है और उप प्रमुख भी होता है। जब अगर ग्राम पंचायत के मुखिया का पद खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, तो नए ग्राम पंचायत के मुखिया का नियुक्ति जो है कितने, 6 महीने के भीतर होनी चाहिए। ध्यान रख लीजिएगा, हालांकि ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि जो है आपका उसको फील करे या नहीं करे। निर्वाचन ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से होता है। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। एक एक पॉइंट्स जो है आपने पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जो है ठीक है यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी चीजें बात करते हैं। अब ग्राम पंचायत के अंग कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स ऑफ ग्राम पंचायत की जब बात करते हैं तो ग्राम सभा जो कि विधायिका की तरह काम करती है। और विधायिका का काम क्या होता है साथियों, तो आप सभी जानते हैं विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, टू मेक दी लॉज। ठीक है। ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव यानी जिसको हम लोग हिंदी में कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत किसकी तरह काम करती है, कार्यपालिका की तरह काम करती है। यानी ठीक है, टू एग्जीक्यूट दी लॉ, यानी जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा, उस नियमों को जो है आपका लागू करना किसका काम है, ग्राम पंचायत का काम होता है। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत का। ग्राम कचहरी दरअसल ये न्यायपालिका की तरह काम करती है। और ध्यान रखेंगे ठीक है इसको क्या कहा जाएगा, ग्राम कचहरी, जिसमें से आपने देखा होगा सरपंच होते हैं जो कि सुनवाई वगैरह करते हैं, और एक होता है ग्राम रक्षा दल जो कि पुलिस व्यवस्था की तरह काम करती है। यानी एक ग्राम स्तर पर ठीक है जितने भी जैसे रक्षा से संबंधित मामले हो या फिर जो है आपका कोई दुर्घटना वगैरह हो जाए उस समय गांव वालों को जो है सही उपचार वगैरह उपलब्ध कराना, उपचार कहने का मतलब ये है को उनको जो है आपका सहायता उपलब्ध कराना, ये किसका काम होता है, ग्राम रक्षा दल का काम होता है। चोरी डकैती आग लग जाए तो उस समय जो है आपका ग्राम रक्षा दल गांव वालों की सहायता करने का काम करते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आ जाइए ग्राम सभा। ग्राम सभा की बात करते हैं, इसका निर्माण होता है गांव की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से। यानी जो है आपका गांव की मतदाता सूची में जितने भी व्यक्ति शामिल हैं यानी 18 साल प्लस वाले, ठीक है, वो उनसे मिलकर के ग्राम सभा का निर्माण होता है। वर्ष में कम से कम जो है 2 बार बैठक होनी ही चाहिए, ट्वाइस इन अ ईयर। ठीक है, लेकिन याद रख लीजिएगा अगर मानते हैं इमरजेंसी में बैठक हो या फिर जो है आपका जब भी कभी बैठक हो तो इसकी सूचना जो है आपका बैठक से 15 दिन पूर्व एक नोटिस के माध्यम से दिया जाता है, ताकि जो है सारे लोग, क्योंकि गांव वाले लोग काम धंधे में व्यस्त होते हैं तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा फ्री हो जाए। बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की जो उपस्थिति होनी चाहिए उसको कॉरम कहा जाता है।
और कुल सदस्यों का जो 5वां भाग है, ठीक है, ध्यान रखिए 5वां भाग का मतलब कितना हो गया आपका 20% जो है उपस्थित होने चाहिए। जैसे लोकसभा के लिए आपने सुना होगा 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, यानी जो आपका कितना 10%। उसी तरह से यहाँ पे कितना है आपका 5वां भाग यानी 20% जो है आपका उपस्थित होना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, तो याद रख लीजिएगा मुखिया ऑफ द ग्राम पंचायत एंड इन हिज एब्सेंस द उप मुखिया। तो अगर मानते हैं कि मुखिया है तो ठीक है, और नहीं मुखिया है तो फिर कौन करेगा, आपका उप मुखिया बैठक की अध्यक्षता करने का काम करते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रख लेनी है, ग्राम पंचायत का गठन किससे होगा, गांव के मतदाता सूची में शामिल लोगों के द्वारा निर्माण होता है। बैठक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। बैठक से पूर्व 15 दिन पहले जो है सूचना देना अनिवार्य होता है। और ध्यान रखेंगे बैठक के लिए जो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए वो 20% होना चाहिए टोटल मेंबर का, है ना। आगे बात करते हैं तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत जो है किसके प्रति, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब ऐसा क्यों है सर, क्योंकि ग्राम पंचायत क्या है, ये है एग्जीक्यूटिव है, और ग्राम सभा क्या है, तो ये है आपका जो है लेजिस्लेचर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि इसी के सारे मेंबर जो है ग्राम पंचायत के मेंबर होंगे। ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी की जाती है, अतः ग्राम सभा को क्या बोला जाता है, सुरक्षा प्रहरी कहते हैं। जैसे लोकसभा जो है आपका जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे उनकी निगरानी करती है, वैसे ही यहाँ पर ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करती है, और इसलिए उसको सुरक्षा प्रहरी या सिक्योरिटी सेंटिनल के नाम से जाना जाता है। मतलब ज्यादा कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस जो है आपको चीजों को समझते जाना है। अब आते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की जब हम बात करते हैं साथियों, तो इसके जो सदस्य होते हैं मुखिया सहित 9 सदस्य होते हैं, ठीक है, 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द मुखिया। ग्राम पंचायत के मुखिया का मेन काम क्या है, तो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकों का आयोजन एवं उसकी अध्यक्षता करना, वित्त एवं कार्यपालिका संबंधी कार्यों का संपादन करना, और ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। जैसे भाई एक सीएम का काम होता है ना, सीएम जो आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के हिस्से होते हैं, दोनों के जो है मेंबर होते हैं, तो उनका जिस तरीके से काम होता है विलेज लेवल पर देखिएगा तो जो है आपका मुखिया का सेम काम होता है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाता है तीसरा ग्राम कचहरी। तो ग्राम प्रधान जो इसके प्रधान होते हैं उसको सरपंच कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, कार्यकाल 5 साल का होता है। काम क्या है इसका, ग्राम कचहरी का सभापतित्व करता है। और ध्यान रखेंगे, ठीक है, सदस्य जो होते हैं सरपंच सहित कुल 9 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है, सरपंच सहित कुल कितने 9 सदस्य होते हैं किसमें, ठीक है, ग्राम कचहरी में, विच इज द जुडिशरी ऑफ ग्राम पंचायत। तो ज्यादा कुछ याद नहीं रखना होता है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब आते हैं ग्राम रक्षा दल। तो ग्राम पंचायत इस सिस्टम में देखिएगा तो जो पुलिस सिस्टम है वही है। 18 से 30 आयु वर्ग के युवा शामिल होते हैं, जिसका गठन ग्राम पंचायत के द्वारा ही की जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसका जो प्रमुख होता है उसको दलपति कहते हैं। इसकी नियुक्ति मुखिया एवं कार्यकारिणी के अन्य, कार्यकारिणी का मतलब हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिसमें जो आपका मुखिया सहित 9 सदस्य होते हैं, ठीक है, उनकी सलाह पर ही इसकी नियुक्ति की जाती है, जिसका काम है जैसे गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना। अगर जो है आग लग गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, बाढ़ आ गया, महामारी आ गया, कुछ भी चीजें अगर ऐसी होती हैं तो उस स्थिति में ध्यान रख लीजिएगा, उस स्थिति में गांव की रक्षा करना किसका काम है, ग्राम रक्षा दल का काम होता है। सो ग्राम रक्षा दल एक्ट एज अ पुलिस सिस्टम ऑफ ग्राम पंचायत। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है, ताकि आसानी से सवालों को सॉल्व कर सके। तो गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा चोरी डकैती आगलगी बाढ़ महामारी इत्यादि आकस्मिक घटनाओं के समय गांव की रक्षा करना ही मेन फंक्शन होता है किसका, ग्राम रक्षा दल का। अब आ जाइए ग्राम सेवक, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं पंचायत सेवक। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कार्यालय होता है, ठीक है, जो एक पंचायत सेवक के अधीन होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कहलाता है, यानी ग्राम लेवल पर अगर देखिए सबसे बड़ा जो नौकरी है वो पंचायत सेवक का ही होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा जो है की जाती है। और ध्यान रख लीजिएगा जो वेतन और भत्ते होते हैं उसका निर्धारण भी राज्य सरकार के द्वारा ही दिया जाता है।
जैसे आप सिंपल सा है, ये एक प्रकार की सरकारी नौकरी है, लेकिन अगर मानते हैं मुखिया का चुनाव लड़ते हैं तो वो कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि वो एक जो है राजनीतिक पद है, जो हर 5 साल में बदलता है। लेकिन जो पंचायत सेवक या पंचायत सचिव का जो पद होता है, वह बदलेगा नहीं, बल्कि जो है जब एक जो इसकी क्राइटेरिया होती है कि एक उम्र तक रहने का, जैसे 60 साल है, तो 60 साल तक आप अपने पद पर बने हुए रहेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी सहायता करने के लिए क्या होता है, एक उप सचिव भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, ये है सचिव जी और ये है उसके सहायक उप सचिव, ठीक है? आपने देखा होगा विकास, है ना? चलिए आगे बात करते हैं पंचायत समिति के बारे में। पंचायत समिति की बात करते हैं साथियों, तो ये ब्लॉक लेवल पर होता है और जितने ब्लॉक होंगे उतना ही जो है आपका पंचायत समिति भी होगा। तो प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति की स्थापना होती है, जिसका नाम उसी प्रखंड के नाम पर होता है। राज्य सरकार को पंचायत समिति के क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार होगा। झारखंड में कुल 264 प्रखंडों में पंचायत समिति कार्यरत है और इस तरीके से देखिएगा 264 पंचायत समितियां देखने को मिलेंगी, जिसके प्रमुख को प्रमुख ही कहा जाता है, जिसका निर्वाचन पंचायत समिति के सदस्य करते हैं और इसका कार्यकाल कितना होता है आपका, 5 साल का होता है, जो कि ऑलरेडी हमने एक स्ट्रक्चर में देखा हुआ है। ठीक है। बात करें अगर हम इसके कार्य एवं अधिकार की, तो पंचायत समिति की सभा बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना इसका प्रमुख कार्य है। पंचायत समिति का कार्यों का संचालन करना, उसका निरीक्षण करना और उसके कार्यकलाप की रिपोर्ट समिति को देना भी प्रमुख का ही काम होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी जिसको हम लोग बीडीओ कहते हैं, के कार्यों की भी निगरानी कौन करता है आपका, ये जो है आपका प्रमुख करता है और पंचायत समिति के कार्यों की रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। संकट काल में वह प्रखंड विकास पदाधिकारी के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और प्रमुख की अनुपस्थिति में उसके सारे कार्यों का संपादन उप प्रमुख द्वारा किया जाता है। तो सामान्यतः एक राजनीतिक पद है, तो इसीलिए देखिएगा कि ऐसे पद सामान्य तौर पर खाली नहीं रहते हैं और इसलिए प्रमुख के जगह उप प्रमुख का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि जनरली क्या होता है कि अगर मानते हैं प्रमुख का पद खाली हो, तो फिर क्या होगा आपका, अगले 6 महीने के भीतर जो है उसका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है, पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा। अब बात करें प्रखंड विकास पदाधिकारी की, तो याद रखेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ कहलाता है, या जिसको हम लोग उप समाहर्ता कहते हैं, डिप्यूटी कलेक्टर के रूप में जानते हैं। तो पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, जिसका काम पंचायत समिति के प्रस्तावों को कार्यान्वित करना है। जैसे कल को आप बीडीओ बनेंगे तो आपका मेन काम क्या होगा, पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल के जो भी प्रस्ताव होंगे उसको इम्प्लीमेंट करना है। प्रमुख की अनुपस्थिति में पंचायत समिति की बैठक बुलाना और उसकी कार्रवाई का रिकॉर्ड रखना। जैसे मान लेते हैं कि अभी जो है आपका पंचायती राज का चुनाव नहीं हुआ है। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे जगह क्या मतलब जो है, न तो प्रमुख है, ना उप प्रमुख है और न ही जो आपका मुखिया है। ठीक है। अगर मानते हैं मुखिया है, जो पहले से बना हुआ है वो है, मान लिया जाए ऐसा स्थिति आया, तो उस स्थिति में क्या होगा आपका, उस स्थिति में जो आपका मेन काम होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का ही। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो है पंचायत समिति के वित्त का प्रबंधन करना, यानी जो भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है, वो रेवेन्यू को मैनेज करना किसका काम होता है आपका, पंचायत जो है सचिव का होता है, या फिर कह लीजिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। पंचायत सचिव यानी जो है बेसिकली पंचायत समिति का जो पदेन सचिव है उसको पंचायत सचिव सचिव बोल देते हैं, और कुछ नहीं। अब पंचायत समिति के अगर मेंबर की बात करते हैं, तो हर एक 5,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है साथियों। ठीक है। पदेन जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया क्या होगा आपका, पदेन सदस्य होता है। अब इसको आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैं जिस एरिया में हूं, ये किस में आता है आपका, कांके ब्लॉक में आता है। ठीक है, किस में आता है, कांके ब्लॉक में आता है। अगर आप राज्य के बाहर रह रहे हैं या दूसरे राज्यों से हैं तो शायद आपको इसके बारे में नहीं पता, लेकिन एक ब्लॉक का नाम है जिसका नाम है कांके ब्लॉक, जो कि कहाँ पे पड़ता है, रांची में पड़ता है। अब मान लेते हैं इस कांके ब्लॉक के अंतर्गत कितने, तो याद रखेंगे जो आपका 10 या मान लेते हैं कि इसको मान लिया जाए 8। 8 क्या है, 8 ग्राम पंचायत होगा। राइट, कितने होंगे, 8 ग्राम पंचायत होंगे। तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रमुख होगा उसको क्या कहेंगे, आपका मुखिया कहेंगे। यस और नो, आप कहेंगे यस। तो ये 8 जो मुखिया होंगे, ये क्या होंगे आपका, एक्स ऑफिशियो मेंबर कहलाएंगे, किसके, पंचायत समिति के, यानी कांके ब्लॉक पंचायत समिति के। पहला चीज। इसके अलावा कुछ होते हैं को मेंबर। को मेंबर में क्या होगा, प्रखंड के अंतर्गत चुनाव क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित राज्य विधानसभा
और संघीय लोकसभा के सभी सदस्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो कांके ब्लॉक है किसी ना किसी विधानसभा में आता होगा और किसी ना किसी लोकसभा क्षेत्र में आता होगा। तो जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है उस विधानसभा का एमएलए और जिस लोकसभा में आता है उस लोकसभा का एमपी क्या होगा आपका, ठीक है, वो को मेंबर कहलाएगा। दूसरी चीज, विधान परिषद और संघीय राज्यसभा के सभी सदस्य जो उस प्रखंड के निवासी हो। अब मान लेते हैं कांके ब्लॉक का कोई व्यक्ति है जो कि, ठीक है, मान लेते हैं राज्यसभा का सदस्य है, तो वो भी को मेंबर कहलाएगा। अगर नहीं है तो फिर नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे एक जो है जो जरूरी चीज है जो आपको याद रखनी है, जैसे एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई सारे ब्लॉक यानी मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, यस और नो? आप कहेंगे यस सर, मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकता है। तो मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे इट मींस मल्टीपल पंचायत समिति होंगे। आप कहेंगे यस। तो अगर मल्टीपल जो आपका ब्लॉक्स हैं तो उन मल्टीपल ब्लॉक्स के या मल्टीपल पंचायत समिति के लिए ये जो एमपी होगा वो क्या कहलाएगा, वो जो आपका सह सदस्य कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं रांची लोकसभा के जो एमपी हैं वो कौन है, संजय सेठ, है ना, संजय सेठ हैं। ठीक है, रक्षा राज्य मंत्री भी हैं वो। अब आपको यहाँ पे बताता हूं कि संजय सेठ जिस लोकसभा क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इनके लोकसभा क्षेत्र में जितने भी पंचायत समिति होंगे उस हर एक पंचायत समिति का सह सदस्य कहलाएंगे यानी को मेंबर कहलाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, को मेंबर कहलाएंगे कौन, संजय सेठ। वैसे सारे लोकसभा क्षेत्रों के लिए जो आपका लागू होता है, तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, ठीक है, ताकि एक तरह से ध्यान रह जाए। चलिए अब आते हैं आगे और अगला है कौन सा आपका, जिला परिषद। जिला परिषद की बात करेंगे तो ध्यान रख लीजिएगा जिला स्तर पर होता है और ये तीसरी और जो है आपका हाईएस्ट लेवल जो है एक तरह से इंस्टीट्यूशन माना जाता है या इकाई मानी जाती है। प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद की स्थापना की जाती है और झारखंड में कुल जिला परिषदों की संख्या कितनी है आपका, 24 है, क्योंकि झारखंड में जिलों की संख्या ही 24 है। तो जितने जो है आपका जिला होंगे उतने ही जिला परिषद होगा। झारखंड में 24 जिले हैं तो 24 जिला परिषद है। जिस राज्य में जितना होगा उतना ही जो आपका ये होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे जिला परिषद के सदस्य। तो इसमें जो है दो टाइप के मेंबर होते हैं, एक होता है आपका इलेक्टेड और दूसरे होते हैं एक्स ऑफिशियो। 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। ठीक है, कितना, 50,000 की जनसंख्या पर एक, वन मेंबर पर 50,000 पॉपुलेशन। पदेन सदस्य में ध्यान रख लीजिएगा, इलेक्टेड हेड्स ऑफ ऑल पंचायत समितिज इन द डिस्ट्रिक्ट। अब ध्यान रखिएगा, अगर मानते हैं रांची जिला है तो रांची जिला में कितने आपका 18 अगर ब्लॉक हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिए 18 ब्लॉक हैं, मतलब 18 पंचायत समिति होगा। यस और नो? ठीक है, कितने होंगे, 18 पंचायत समिति होंगे। अब ये 18 पंचायत समिति के जितने 18 प्रमुख होंगे, यस और नो? कहेंगे यस, 18 प्रमुख होंगे। तो ये सारे के सारे प्रमुख क्या होंगे, रांची जिला परिषद के क्या होंगे आपका, ठीक है, एक्स ऑफिसियो मेंबर कहलाएंगे। एक्स ऑफिसियो मेंबर कहलाएंगे, ध्यान रखेंगे। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जिनका पूर्ण या आंशिक निर्वाचन क्षेत्र जिले के अंतर्गत पड़ता हो। अब जाहिर सी बात है रांची जिला जो है आपका जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या रांची जिला जो आपका दो लोकसभा क्षेत्र में आएगा, तो उन दोनों लोकसभा के एमपी क्या होंगे, इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा तथा विधान परिषद के वे सभी सदस्य जिनका नाम जिला की मतदाता सूची में दर्ज है वो भी इसके मेंबर कहलाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो मेंबर का जो है, ठीक है, जो ये है, ठीक है, मेंबर का जो प्रोविजन है वो आपको जो है ध्यान रखनी है। अब आते हैं यहाँ पे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष का निर्वाचन जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से दो सदस्यों में से करते हैं, यानी एक को अध्यक्ष के रूप में और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, है ना, एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में। यहाँ पर भी आरक्षण का प्रोविजन है और वही जो है आपका जैसे हमने शुरू में ही बात किया है उसी आधार पर याद रखने लिए है, जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण होगा। कार्यकाल 5 साल का होता है और काम जो है आपका जिला परिषद की बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना, उसका संचालन करना, जिला परिषद के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखना और जिला परिषद की कार्यपालिका एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखना किसका, अध्यक्ष का काम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
अब आते हैं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं कौन, उसका नाम है भाई, ठीक है, क्या बोलते हो उसको, उसको कहा जाता है आपका डिप्यूटी डेवलपमेंट ऑफिसर, या जो है आपका क्या होता है ऑफिसर ऑफ रैंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जो आपका डीएम रैंक का अधिकारी होता है, डीएम या डीसी कह सकते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, जिसका मेन काम क्या होता है, जिला परिषद की नीतियों और निर्देशों को कार्यान्वित करना, जिला परिषद के सभी कार्यों और विकास योजनाओं को शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक कदम उठाना। ये जो है आपका सिंपली ध्यान रख लीजिएगा, राज्य सरकार के जितने भी योजनाएं और परियोजनाएं होती हैं जिला स्तर पर लागू करना इनकी जिम्मेदारी होती है। और एक जिले का विकास जो है वो डीडीसी के या फिर जो आपका डीएम और डीसी होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ब्लॉक का विकास जो है आपका, ठीक है, वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है, और एक पंचायत का डेवलपमेंट का जो है आपका जो है वो पंचायत सेवक के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर ये सुधर जाएंगे तो समझिए कि पूरा का पूरा जो है सिस्टम ही सुधर जाएगा, लेकिन क्या कीजिएगा, हर लेवल पर जो है आपका ये है ही। अब आते हैं हम लोग कौन सा, झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद, ये जानना है, क्यों जानना है, क्योंकि जो है आपका इसका मेन काम क्या है। तो जैसे पंचायत लेवल पर अगर आप देखिएगा, ठीक है, चीजों को कार्यान्वित करना है, पेशा को लागू करना है, या जनजातियों के विशेष, ठीक है, जो मुद्दे हैं उसको अगर जो है लेके आना है, तो वो सारा काम होता है किसका, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के अनुसार, ठीक है, इसका जो है इसका बात किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में टीएसी की स्थापना की जानी चाहिए। राष्ट्रपति उन राज्यों में टीएसी के गठन का निर्देश दे सकते हैं जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। जैसे मान लेते हैं झारखंड में 13 ऐसे जिले हैं जो पूर्ण रूप से, और 3 ऐसे जिले हैं जो आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं या नोटिफाइड एरिया में आते हैं। अगर मानते हैं झारखंड का कोई भी क्षेत्र नोटिफाइड एरिया में नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, तो टीएसी राज्यपाल द्वारा संदर्भित किए जाने पर राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनके उन्नति से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। परिषद की संरचना कैसी होती है, तो टीएसी में 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और राज्य विधानसभा में लगभग 3/4 अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल चूंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है आपका झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जा चुका है। अब झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूल्स 2021 के नियम 3 एवं 4 के आलोक में झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है। और ये मैं नहीं, इसका जो ऑफिशियल अधिसूचना है ना उसके आधार पर बता रहा हूं। फॉर्मेशन कब हुआ, 21 फरवरी 2025 को। प्रधान सचिव, सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, ठीक है, कि जो सचिव होते हैं वो परिषद के क्या होंगे, आपका सचिव होंगे, विल एक्ट एज काउंसिल सेक्रेटरी। अब ध्यान रख लीजिएगा, इसमें जो टोटल मेंबर हैं साथियों वो कितने हैं, आपका टोटल 19 मेंबर हैं, जिसमें से हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं ये पदेन अध्यक्ष हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन है। चमरा लिंडा जो है आपका पदेन उपाध्यक्ष हैं जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इसके अलावा प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, आलोक कुमार सोरेन, लुइस मरांडी, संजीव सरदार, चंपाई सोरेन, सोनाराम सिंह, जगत मांझी, दशरथ गागरई, सूर्य राम सूर्य मुंडा, सुदीप गुड़िया, राजेश कच्छप, जिग्गा सुसारन होरो, ठीक है, आपका जो है नमन विक्सल कोनगाड़ी और रामचंद्र सिंह, और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी, ये सारे के सारे क्या है आपका मेंबर हैं। जबकि जो है आपका 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, और उसमें से जोसाई मार्डी और नारायण उरांव, और दोनों क्या आपका अनुसूचित जनजाति से संबंधित रखते हैं, ये मनोनीत मेंबर है। तो स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रख लेनी है। कौन जो है आपका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं वो पूछा जा सकता है, पदेन अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होते हैं ये पूछा जा सकता है, और जो है आपका संवैधानिक प्रावधान जो है आपका कहां पर किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 244(1), ठीक है, अगर अनुसूची पूछा जाएगा कौन सा आपका 5वीं अनुसूची। मेन काम क्या है, तो याद रख लीजिएगा, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए इसको बनाया गया है। तो झारखंड चूंकि एक ट्राइबल स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, झारखंड इज द 6th लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया,
तो जाहिर सी बात है कि टीएससी जो है आपका यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों, तो चूंकि जनजातीय क्षेत्रों के लिए हो चाहे आपका गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए हो, पंचायती राज व्यवस्था का तो प्रावधान है ही, लेकिन झारखंड चूंकि एक जनजातीय राज्य है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट को लागू किए जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि जो है यह पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से झारखंड के 13 और 3 जिलों में लागू है। पूर्ण रूप से 13 और आंशिक रूप से 3 जिलों में लागू है। तो इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे कौन सा आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पेशा अधिनियम 1996 में वजूद में आया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपसे लाइक एक तरह से डेट वगैरह पूछा जाएगा तो ध्यान रख लीजिएगा कब आएगा आपका, ये 24 दिसंबर, ठीक है, 1996 ईस्वी को जो है इसे, ठीक है, लाया गया। उद्देश्य क्या है, तो अधिसूचित इलाकों में जो नोटिफाइड एरिया हैं, ठीक है, वहां पे रह रहे लोगों के लिए ग्राम सभा के जरिए स्वशासन सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है। यह अधिनियम ग्राम सभा को विकास योजना को मंजूरी देने और सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने के मामले में भी सशक्त करता है। पूर्ण अथवा आंशिक रूप से झारखंड के 13+3 जिलों में लागू है। पूर्ण रूप से 13 और आंशिक रूप से 3। ये बात आपको क्या करनी है, थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है, क्योंकि एग्जाम में पिछले साल ही इसके बारे में पूछा था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पेशा के कुछ प्रोविजंस हैं, जो आपको मन करेगा तो देख लीजिएगा, जिन जिन राज्यों में ये लागू है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 10 राज्यों में एक तरह से क्या है आपका, 10 राज्यों में ये एप्लीकेबल है। राइट, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट सेल्फ गवर्नेंस इन शेड्यूल एरिया, टू अफर्म ट्राइबल कम्युनिटीज राइट टू सेल्फ गवर्नेंस, to uphold tribal rights over resources, to affirm tribal self-governance and to protect ethnic traditions and customs। तो बेसिकली जनजातियों की जो अपनी शासन व्यवस्था है, ठीक है, अपने जो हक और अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से ही पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट को लागू किया गया है। और अभी रिसेंटली जो है झारखंड में देखिएगा, ठीक है, कैबिनेट ने इसके नियमावली को मंजूरी दी है। कौन कौन से प्रावधान है मुख्य रूप से ये आप यहाँ पे देखिएगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या क्या चीजें एक तरह से मिलती हैं यहाँ पे, तो ग्राम सभा का सशक्तिकरण, पहला चीज ध्यान रख लीजिएगा, ग्राम सभा का सशक्तिकरण। तो ट्रेडिशनल हेड्स, जिसमें मुंडा मानकी प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स, जैसे झारखंड में देखिएगा, मान लेते हैं कि माझी परगना शासन प्रणाली है, आपका मुंडा मानकी शासन प्रणाली है, परहा पंचायत शासन प्रणाली है। तो इनके जो ट्रेडिशनल हेड होते हैं वही क्या करेंगे, आपका बैठकों की अध्यक्षता करते हैं या करेंगे इसके लागू हो जाने बाद। कोरम में ध्यान रखेंगे, इसका जो है कोरम यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि बैठक के लिए न्यूनतम जो सदस्य होने चाहिए, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स प्लस 1/3 जो है वुमेन मैंडेटरी, यानी जो आपका 1/3 कुल सदस्यों का, और उसमें से ध्यान रख लिया 1/3 महिलाएं जो है आवश्यक हैं। ठीक है, चेयरमैन कैन एक्सपेल मिसबिहेविंग मेंबर्स, यानी अध्यक्ष जो है दुर्व्यवहार करने वाले सदस्यों को क्या कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो जो चीजें याद रखनी है वो जो है एक तरह से टिक कर दे रहे हैं। भूमि अधिकार की बात करते हैं, तो भूमि अधिकार में ध्यान रखें, लैंड कैन नॉट बी अक्वायर्ड विदाउट ग्राम सभा कंसेंट, यानी जो है ग्राम सभा की सहमति के बिना भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। आज के समय में देखिएगा तो ये पावर किसके पास था, डीसी के पास हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये ग्राम सभा के पास चला गया है। ग्राम सभा डिसीजन इज फाइनल, ग्राम सभा का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। कंसेंट मैंडेटरी इवन इन सेल और परचेज ऑफ द ट्राइबल लैंड, यानी आदिवासी भूमि की बिक्री और खरीद में भी सहमति जो आपका अनिवार्य है। इसके अलावा तीसरा चीज जो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, ग्राम सभा कैन इम्पोज फाइन्स ₹10 to 1,000 फॉर आईपीसी वायलेशंस। 36 ऐसी धाराएं हैं जिस पर अधिकार दिया गया है ग्राम सभा को कि अगर इन धाराओं के आधार पर किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया हो तो आप 10 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। ठीक है, किस पर, जो अपराधी होगा उस पर। अपील्स गो टू ट्रेडिशनल अथॉरिटी देन हाई कोर्ट, यानी अपील जो है पारंपरिक प्राधिकारी और फिर उच्च न्यायालय में की जा सकती है। इन केस अगर जो है ग्राम सभा के द्वारा दिए गए निर्णय से अगर आप जो है सहमत नहीं होते हैं तो उनकी जो हायर अथॉरिटी है वहां पे, और उसके बाद सीधे जो आपका हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये प्रावधान जो आपका पेशा एक्ट में किया गया है।
अरेस्ट इंफॉर्मेशन, गिरफ्तारी की जानकारी की बात करेंगे तो ध्यान रख लीजिए, पुलिस मस्ट इन्फॉर्म ग्राम सभा विद इन 48 आवर्स ऑफ एनी अरेस्ट, यानी किसी भी गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर जो है पुलिस को ग्राम सभा को सूचित करना होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि, है ना, आपने देखा होगा गिरफ्तारी से संरक्षण, जब आप संविधान पढ़ते होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया अगर आपको बिना किसी कारण के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, अगर अरेस्ट किया भी गया तो 24 घंटे के भीतर आपको नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। यहाँ पर क्या है कि किसी की भी गिरफ्तारी हुई है तो 48 घंटे के भीतर पुलिस क्या करेगी, आपका ग्राम सभा को सूचित करेगी। आप कहेंगे किस ग्राम सभा को? भाई जिस ग्राम सभा से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस ग्राम सभा को। ग्राम सभा के लिए जो आपका कुछ फंड का प्रोविजन है, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फूड फंड, लेबर फंड, कमोडिटी फंड एंड कैश फंड, तो ग्राम सभा इन सारे फंड का एस्टैब्लिशमेंट कर सकती है। एंड मैक्सिमम रुपीज 10,000 इन कैश बॉक्स, एक्सेस अमाउंट टू बी केप्ट इन दी बैंक, यानी अगर जो कैश बॉक्स में, नगद पेटी में अधिकतम कितना आपका 10,000 रुपए तक रख सकती है, और अगर उससे ज्यादा का अमाउंट हो तो फिर क्या होगा, वह बैंक में जाके जो है आपका जमा करना होगा। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट स्कीम्स, ग्राम सभा डिसाइड्स ग्रांट्स, ध्यान रख लीजिएगा, अंडर आर्टिकल 275 क्लॉज 1 एंड डीएमएफटी, यानी डिस्ट्रिक्ट जो है मिनरल, जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो फाउंडेशन ट्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, फाउंडेशन ट्रस्ट। ठीक है, तो जो है आपका ग्राम सभा अनुच्छेद 275 एक और डीएमएफटी परियोजनाओं के तहत अनुदानों का निर्णय लेती है कि भैया किस क्षेत्र में कितना एक तरह से लगाना है ना। ग्राम सभा सिलेक्ट्स बेनिफिशियरीज, किसको लाभ पहुंचाना है ये भी जो है सिलेक्ट करेगी। एंड डिपार्टमेंटल स्कीम्स नीड ग्राम सभा कंसल्टेशन, यानी विभागीय योजनाओं के लिए ग्राम सभा से परामर्श क्या है, अनिवार्य है। तो आप देख रहे हैं कि ग्राम सभा को कई सारे ऐसे पावर दिए जा रहे हैं जिससे ग्राम सभा को और क्या है, मजबूती प्रदान किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन राइट्स, आपत्ति के भी अधिकार है। अगर मान लेते हैं पेशा रूल्स वायलेट कस्टम्स ट्रेडिशंस, ग्राम सभा कैन ऑब्जेक्ट, यदि पेशा नियम, रीति रिवाजों या परंपराओं का उल्लंघन करते हैं तो ग्राम सभा आपत्ति कर सकती है। एंड रेजोल्यूशन सेंट टू दी स्टेट गवर्नमेंट वाया डिप्यूटी कमिश्नर, उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। एंड हाई लेवल कमिटी टू डिसाइड विद इन 90 डेज, यानी उच्च स्तरीय समिति 90 दिनों के भीतर निर्णय लेगी, और फिर जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी अमेंडमेंट करने हैं, वह एक तरह से नेसेसरी रूप से किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि जो आपका जितने भी लाइक माइनर प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उन सारे चीजों का जो मैनेजमेंट करने का जो अधिकार होगा वो ग्राम सभा के पास होगा। सो ग्राम सभा मैनेजेस नेचुरल रिसोर्सेस विद इन ट्रेडिशनल बाउंड्रीज, यानी उसके जो अधिकार क्षेत्र होंगे वहां तक क्या करेगी, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करेगी। राइट्स ओवर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक बैम्बू, हनी, हर्ब्स, तेंदू लीव्स एक्सेट्रा, तो जितने भी वन उपज होंगे उस पर अधिकार किसका होगा, ग्राम सभा का होगा। एक और इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कौन सा, माइनर मिनरल्स माइनिंग राइट्स। तो ग्राम सभा कंट्रोल माइनर मिनरल्स माइनिंग, जैसे मानते हैं बालू हो गया, गिट्टी हो गया, ईटा हो गया, पत्थर, मतलब ये सारी चीजें, ठीक है, इसको नियंत्रित करती है। एंड ध्यान रखेंगे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस मस्ट बी फॉलोड अलोंग विद द अदर लॉज लाइक सीएनटी, एसपीटी एक्ट, विल्किंसन रूल, यानी अन्य कानूनों के साथ साथ पारंपरिक प्रथाओं का भी पालन किया जाना चाहिए। ये आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है, किसको लेकर के, पेशा अधिनियम को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि ये जो बेसिक सी जानकारी है ये जरूर आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पेशा एक्ट के बारे में हमने बात किया हुआ है, लेकिन चूंकि ये पंचायती राज व्यवस्था से भी संबंधित है तो इसलिए हमने यहाँ पे भी इंक्लूड कर लिया इसको। अब आ जाइए अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो आपका जो शहरी शासन प्रणाली है वो। शहरी शासन प्रणाली की बात करते हैं, पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करते हैं साथियों, तो 5 लाख से अधिक पॉपुलेशन पर क्या होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं नगर निगम, नगर निगम कहा जाता है। ठीक है, 5 लाख से कम और 50,000 से ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, नगर परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद। 50,000 से कम और 20,000 से ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, नगर पंचायत। ठीक है, या जिसको हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल पंचायत, पंचायत। ठीक है, ध्यान रख लेनी है। नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे नगर निगमों की संख्या 9 है।
नगर परिषद 20 है और म्यूनिसिपल पंचायत कितना है 20 है। बट ये नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आते। पॉलिटिकल हेड कौन होता है? मेयर, या जिसको बोला जाता है महापौर कहा जाता है। जैसे अभी रिसेंटली जो आपका नगर निकाय के चुनाव हुए और राज्य के 9 नगर निगमों में आप देखेंगे महापौर की नियुक्ति हुई, मतलब जो है आपका उनको चुना गया। और यहाँ पे क्या कहा जाता है? चेयरमैन ही बोलते हैं, अध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है, दोनों ही जगह पे अध्यक्ष बोलते हैं, अध्यक्ष कहा जाता है। इलेक्शन की बात करते हैं तो सबका जो आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ध्यान रख लीजिएगा। टर्म यानी कार्यकाल की बात करेंगे तो सबका जो है पॉलिटिकल जितने भी होते हैं वो सामान्य तौर पर 5 साल के लिए चुने जाते हैं। प्रशासनिक प्रमुख की बात करते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर यानी जो नगर निगम आयुक्त होते हैं वो होते हैं। और यहाँ पे जो आपका मुख्य नगर निगम अधिकारी होते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। वेतन और भत्ते भी राज्य सरकार के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नगर निगमों के बारे में। तो नगर निगम की बात करते हैं तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर इसका सृजन किया जाएगा। 3 ऑथोरिटीज होते हैं जो कि परिषद, स्टैंडिंग कमिटी और आयुक्त, ठीक है। परिषद यानी जो आपका जिसको काउंसिल कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और परिषद की बात करते हैं तो ये नगर निगम की वैचारिक तथा विधायी शाखा है, ठीक है। यानी एक प्रकार का आइडियोलॉजिकल एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच के रूप में जाना जाता है। परिषद का अध्यक्ष जो है महापौर कहलाता है और ये नगर निगम का प्रथम नागरिक कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। महापौर पार्षदों की सभा की अध्यक्षता करता है और वह शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, नगर निगम के जो व्यक्ति होते हैं या नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं, मेयर जो होते हैं, उसको प्रथम नागरिक कहा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए गठित की जाती है, या लोक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त व अन्य कार्यों को देखती है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना है। नगर निगम जो आयुक्त होते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। परिषद और अस्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और इसकी नियुक्ति जो आपका राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। वेतन और भत्ते भी राज्य सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं। अब झारखंड में जो नगर निगमों की संख्या है वो टोटल कितना आपका 9 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो नगर निगम है वो है आपका रांची नगर निगम। लाइक फर्स्ट अगर आपसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपसे पूछा जाएगा तो वो जाएगा नगर निगम। और 9th अगर आपसे पूछा जाता है तो गिरिडीह नगर निगम जो है आपका, ठीक है, ये 9वें नंबर पे आता है, यानी सबसे लेटेस्ट यही है, मैप में दिया हुआ है और बाकी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे रांची नगर निगम 15 सितंबर 1979 को, हालांकि इसे एक नगर पालिका के रूप में जो आपका 1969 में ही एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाए रांची नगर पालिका, रांची म्यूनिसिपैलिटी, रांची नगर पालिका की जब बात की जाएगी तो ध्यान रख लीजिएगा ये 1869 में ही एस्टैब्लिश किया गया था और इसके 110 साल बाद रांची नगर निगम की स्थापना की गई, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, देवघर धनबाद नगर निगम 1 फरवरी 2006 को, देवघर नगर निगम 28 जून 2010 को, आदित्यपुर नगर निगम 7 फरवरी 2015 को। और ये कहाँ पे है? ये है सरायकेला खरसावां में। चास नगर निगम कहाँ पे है? ये बोकारो में है। आदित्यपुर हो जाएगा सरायकेला खरसावां, ठीक है। मेदिनीनगर नगर निगम, ये अगर हम देखेंगे तो ये है कहाँ पे आपका? पलामू में, ठीक है। 30 मई 2015 को। हजारीबाग तो हजारीबाग में ही है। मानगो नगर निगम अगर आप देखेंगे तो पूर्वी सिंहभूम में है। 11 अगस्त 2017 को बना। और गिरिडीह नगर निगम जो है आपका 11 सितंबर 2017 को, विच इज दी लेटेस्ट या जो है आपका सबसे नवीनतम नगर निगम माना जाएगा, ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं छावनी बोर्ड। तो ये वहां पे बनाया जाता है जहां पे सैन्य छावनियां होती है, ठीक है। तो झारखंड में एक ही है और वह है कौन सा? रामगढ़। 1940 में एस्टैब्लिश किया गया। कहीं कहीं पे आपको 1941 भी देखने मिलेगा। तो इनकेस 1940 ना रहे तो 1941 आंसर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छावनी बोर्ड की स्थापना संसदीय अधिनियम के तहत उन शहरों में की जाती है जहां सैन्य छावनी अवस्थित होती है, यानी जो आपका मिलिट्री कंटोनमेंट जहां पे होते हैं वहीं पे, ठीक है। और ध्यान क्या रखनी है? और ध्यान रखनी है, यह प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, यानी जो आपका सेंट्रल
जो मिनिस्ट्री होती है ना, उसके अंतर्गत ये आता है, ध्यान रख लेनी है। अच्छा, यहाँ पे ना एक ये लगा हुआ था, अचानक से ये खुला, तो हमें लगा क्या हो गया भाई, ठीक है, मैं डर ही गया था दोस्तों। चलिए, छावनी बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो होता है कौन? छावनी का कमांडिंग ऑफिसर। और याद रख लीजिएगा, ये जो छावनी परिषद के जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो झारखंड में एक ही है, और वो है आपका कौन सा? रामगढ़। ये ध्यान रख लेनी है, बाकी इसमें कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। इसके बाद जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। जैसे एक जो है राज्य है, वो है झारखंड, और ये राज्य जो है आपका कितने? 5 डिवीजन में बटा हुआ है। कितने? 5 डिवीजन में बटा हुआ है। ये 5 डिवीजन अगर आप देखिएगा तो 45 सब डिवीजन में बटा हुआ है। हालांकि ये ऑलरेडी हमने जो पहली वाली क्लास थी उसमें बात किया हुआ है। 45, अच्छा 45 सब डिवीजन पहले नहीं, आप इसको याद रख लीजिएगा। 24 डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, यानी 24 जिले आपको देखने मिलेंगे। ये 24 जिले जो है आपका 45 सब डिवीजन में बटा हुआ है। 45 सब डिवीजन में बटा हुआ है ना। और ये 45 सब डिवीजन अगर आप देखेंगे तो आपका जो है 264 ब्लॉक में बटा हुआ है। 264 ब्लॉक में बटा हुआ है। ये 264 ब्लॉक जो है अगर आप देखिएगा तो जो है आपका 4345, ठीक है, पंचायत में बटा हुआ है। पंचायत में बटा हुआ है। और ये 4345 पंचायत जो है आपका, ठीक है, 32,615 या कहीं कहीं पे 20 आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, 620 विलेजेस में बटा हुआ है, ठीक है। 20 नहीं होगा तो 15 ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब एक एक करके आते हैं। सबसे पहले आते हैं कौन सा? आपका डिवीजन। डिवीजन की बात करते हैं। टोटल 5 डिवीजन है साथियों, जिसमें से अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका पलामू डिवीजन। पलामू डिवीजन जो कि कब बना आपका? तो ईयर याद रख लीजिएगा, ये बना आपका कब? ये बना 1992 में, ठीक है, 1992 में। ये है आपका कौन सा? ये है दक्षिणी छोटानागपुर, या जिसको इंग्लिश में साउथ छोटानागपुर कहते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर बना कब? दक्षिणी छोटानागपुर बना 1976 में, ठीक है। ये है आपका कौन सा? कोल्हान डिवीजन, जो कि सबसे नवीनतम डिवीजन है। ये बना कब? 2003 में, ठीक है, सबसे लेटेस्ट है, इसी से अलग करके बनाएगा। यह कौन सा? उत्तरी छोटानागपुर, जो कि सबसे बड़ा है। उत्तरी छोटानागपुर ये बना आपका कब? 1976 में। और ये है आपका संथाल परगना डिवीजन। संथाल परगना डिवीजन, और संथाल परगना बना कब आपका? ये बना 1983 में, ठीक है। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका दुमका। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका चाईबासा। चाईबासा। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रांची। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा मेदिनीनगर। मेदिनी नगर। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका हजारीबाग, ठीक है। इस तरीके से क्या करनी है आपको? याद रख लेनी है, ठीक है। अब ये जो है, ये है सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है ये। पलामू की बात करेंगे तो ये सबसे छोटा है, और ये जो है आपका सबसे नवीनतम है। नवीनतम है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप? याद रख सकते हैं, एग्जाम में आए तो आसानी से बना लेना है। अब एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा? डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये है आपका कौन सा? डिस्ट्रिक्ट। ये है कौन सा आपका? उसके जो सब डिविजन हैं वो हैं, ठीक है। यानी जो है जिसको हम लोग कहते हैं अनुमंडल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हजारीबाग में 2 ही है, हजारीबाग सदर और बरही है, और 16 ब्लॉक्स हैं। इधर आप देखेंगे तो ये क्या है आपका?
ये है ब्लॉक्स, ठीक है, यानी प्रखंड। तो सबसे ज्यादा जो है आपका कहाँ पे, हजारीबाग में मिलेगा। बाकी सर्वाधिक अगर हम अनुमंडल की बात करते हैं तो सर्वाधिक अनुमंडल, हिंदी में प्रमंडल को डिवीजन, मतलब डिवीजन को प्रमंडल बोलते हैं, लेकिन सब डिवीजन को अनुमंडल कहा जाता है। सब डिवीजन लिख दे रहा हूं, ठीक है, सब डिवीजन। सर्वाधिक अनुमंडल आपको कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा आपका गिरिडीह में। कितने हैं, तो 4 है, गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरी, बगोदर, सरिया, ठीक है, याद रख लेनी है। बाकी वैसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक एक करके थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इतना काफी है। इसके बाद जो है आपका साउथ छोटानागपुर का हेडक्वार्टर कहाँ पे, रांची में, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा देखिएगा, रांची में 18 ब्लॉक हैं, अभी पीछे हमने बात किया था थोड़ा सा, ठीक है। देन गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, टोटल 5 जिले हैं, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका संथाल परगना, दुमका इसका हेडक्वार्टर है। और आप देखिएगा तो टोटल 6 जिले आते हैं इसमें, और बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना है। देन पलामू, मेदिनीनगर, और मेदिनीनगर में देखिए 3 जिले आते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो ब्लॉक है वो है आपका कहाँ पे, पलामू में। सर्वाधिक अगर प्रखंड की बात की जाएगी, सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है, दैट इज जो है पलामू। बाकी जेपीएससी वगैरह एग्जाम में ना वैसा नहीं आता कि हाँ कितने ब्लॉक है, कौन कौन से ये हैं, वैसे छोटे छोटे सवाल जनरली नहीं आते, तो इसलिए याद नहीं रखना। देन कोल्हान में आते हैं, कोल्हान में देखिए वेस्ट सिंहभूम आता है, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको जरूर याद रखिए। अच्छा, एक चीज जो इसमें और बताना था, जो कि मुझे लगता है कि याद रख लेने वाली चीजें हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो उस जिले के नाम से अलग है, बोकारो का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो है चास, ठीक है, क्या नाम है, चास, ये ध्यान रख लेनी, अलग जो है वो। इसके बाद अगर हम आते हैं कौन सा आपका, साउथ छोटानागपुर में, साउथ छोटानागपुर में किसी का भी अलग नहीं है ना। संथाल परगना में जाइएगा, यहाँ पर भी किसी का अलग नहीं है। इसके बाद जो है आपका इसमें जाइएगा तो पलामू का जो है वो है आपका मेदिनीनगर, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मेदिनीनगर, मेदिनी होता है वैसे, मेदिनी नगर, ठीक है। बाकी सबका जो है लातेहार का लातेहार, गढ़वा का गढ़वा, वही याद रख लेनी है। इसके बाद वेस्ट सिंहभूम का अगर आप जाइएगा तो वेस्ट सिंहभूम का है कौन सा आपका, चाईबासा। ईस्ट सिंहभूम का जमशेदपुर। सरायकेला का सरायकेला, ठीक है। ये क्या करनी है आपको, थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है, ठीक है। कोई कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं। चलो आ जाइए आगे, ठीक है। अब कुछ है नहीं, झारखंड की प्रशासनिक इकाई में अगर आप देखिएगा, प्रशासनिक में प्रमंड जैसे क्या होता है, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक प्रमुख और समकक्ष पुलिस प्रमुख, ये ना आप इंटरव्यू के टाइम देख लीजिएगा, अभी जो है आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मन करेगा देख लीजिएगा, बाकी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है आपका मुख्य सचिव की बात करते हैं तो पहले जो विजय शंकर दुबे थे, और वर्तमान समय में कौन है, अविनाश कुमार है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये तो ऑलरेडी पता है। इसके बाद जो है आपका लाइक पुलिस सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे क्या होता है, डीजीपी सबसे टॉप लेवल पे होता है, तो फर्स्ट डीजीपी थे शिवाजी महान कैरे, और जो प्रेजेंट है कौन है, तदासा मिश्रा, शी इज दी फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ झारखंड, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा, बाकी वैसे ये हायरार्की वगैरह जनरली एग्जाम में नहीं आते, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि हाँ ये सब भी याद रखना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये एक छोटा सा टॉपिक था पॉलिटी का, और अब आपका ये जो पॉलिटी ऑफ झारखंड है, ठीक है, इसके सारे के सारे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। सो बाकी कोई सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आज की क्लास को रखेंगे फिलहाल यहीं तक।
नहीं, सर वो भी अपडेट कर देंगे सर, थोड़ा समय दीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है ना कि क्लासेस कंप्लीट करवाना भी जो है एक ये बन गया है। चलिए, और कोई सवाल है? ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल।